हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हम अपनी लास्ट क्लास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मास, टाइम, लेंथ और हमने उसमें कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ी एरिया की, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ी थी टाइम की, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ी थी मास की। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़े हैं बच्चे। तो इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है बच्चों, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या मास को कैसे मेजर कर सकते हैं या टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो बच्चों, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो उसकी एग्जैक्ट और एक्चुअल वैल्यू को नहीं बताता, वो उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू को बताता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसको 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, जो उस मैग्नीट्यूड के बिल्कुल क्या है बच्चों, क्लोज है। और उसकी जो पावर होती है, किसकी पावर? 10 की। 10 की पावर जो है उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपसे कहूं भाई, अगर 1 और 5 के बीच में कोई नंबर है, यानी 5 से छोटा है, 1 और 1 से बड़ा है, तो बच्चों हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? 1। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास 1.4 है तो बच्चों इसे मैं 1 लूंगा। अगर मेरे पास 2.8 है तो भी मैं इसे 1 लूंगा। 4.9 है तो भी इसे बच्चों मैं क्या लूंगा? 1 लूंगा। तो मैंने क्या बताया कि 1 और 5 के बीच में आप कोई सा भी नंबर सोचो तो उसे आप एज ए ट्रीट करोगे क्या? 1। और 1 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 0। क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 0। यानी कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गई, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो बच्चों कितनी हो गई? 0। क्लियर है? अब कोई अगर 5 और 10 के बीच में है तो उसे हम बच्चों क्या ट्रीट करेंगे? 10। जैसे अगर मेरे पास 6.9 है तो बच्चों मैं इसे क्या लूंगा? 10। तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गई बच्चों, वो कितनी हो गई? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गई 1। क्लियर है? तो एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई भी नंबर आपका 1 और 5 के बीच में 5 से छोटा है और 1 और 1 से बड़ा है तो उसे आप ट्रीट करोगे एज ए 1 और उसकी ऑर्डर क्या होगी? 0। अब कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो उसे आप ट्रीट करोगे एज ए 10 और उसकी ऑर्डर क्या होगी? 1। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब देखो, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है बच्चों? तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमारी है 6400 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात? अगर इसे मीटर में लिखें तो 64 1 2 3। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, 0 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब बच्चों से देखो, ये क्या है? 6.4 मैंने बताया कि ये 5 और 10 के बीच में आता है, तो इसे कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए 10। अब देखो 10 की कितनी पावर होगी बच्चों? 7। तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 7। क्लियर है इतनी बात? और भी देख सकते हैं हम एग्जांपल, जैसे हमारे पास हाइट। तो अगर हाइट ऑफ मैन की अगर बात करते हैं तो जनरली वो 1.8 मीटर के आसपास होती है। कितनी बच्चों? 1.8 एवरेज। तो 1.8 जो है वो 1 और 5 के बीच में आ रहा है, तो मैं इसे एज ए ट्रीट क्या करूंगा बच्चों? 1। यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0। तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो जो भी हमारे पास एवरेज हाइट ऑफ द मैन जो है उसकी ऑर्डर क्या होगी? 0। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास जो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, उसकी एक्चुअल और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। और 1 और 5 के बीच में जो भी नंबर होता है बच्चों उसे हम एज ए ट्रीट करते हैं 1। और 5 और 10 के बीच में जो नंबर होता है उसे बच्चों हम ट्रीट करते हैं एज ए 10। क्लियर है बात? जिसकी ऑर्डर होती है 1 और उसकी ऑर्डर होती है 0। जैसे मैंने एग्जांपल आपको रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट ऑफ मैन बताया। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको नोट करो, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिंपल उस
फिजिकल क्वांटिटी की क्लोजेस्ट वैल्यू होती है, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ 10 में। तो हम ये कह सकते हैं द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट power of 10 which is closest to its magnitude। ठीक है बच्चों, जो इसके क्या है, मैग्नीट्यूड के बहुत क्लोजेस्ट है। तो उस नंबर को बच्चों हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं n इंटू 10 की पावर x। जो ये n है वो बच्चों 0.5 से तो बड़ा, 5 और 5 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। जैसे आपसे कोई कहे, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे मेरे पास है 493400, ये हमारे पास है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 5, तो 4.934 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर है। अब बच्चों क्या ये 4.934 5 से छोटा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास कोई भी नंबर 1 और 5 के बीच में होगा तो उसे आप एज ए ट्रीट करोगे क्या, 1। तो 1 इंटू 10 की पावर 5। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, 5। क्लियर है बात इतनी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे और भी देख सकते हैं, 0.000568। क्लियर है। अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4, ऐसे लिख दूं क्या, 5.68 इंटू 10 की पावर -4। ये नंबर 5 से बड़ा है। तो मैंने अभी बताया था अगर कोई भी नंबर 5 और 10 के बीच में होगा तो बच्चों उसे आप ट्रीट करोगे एज ए 10। तो 10 इंटू 10 की पावर -4 यानी कि 10 की पावर क्या आ गई, -3। क्लियर है बात इतनी। या फिर आप इससे भी देख सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है, 0.5 की फॉर्म में, तब भी हमारे पास ऑर्डर कितनी आएगी, तो अच्छो ऑर्डर हो जाएगी -3। क्लियर है बात इतनी। तो बस आपको 2 लाइन याद रखनी है कि सबसे पहले कि आपको जो भी नंबर लेना है 1 और 5 के बीच में है तो उसे एज ए ट्रीट करो 1, 5 और 10 के बीच में है तो उसे एज ए ट्रीट करो 10। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत। अब जैसे फटाफट इसको नोट करें फिर देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों हमारे पास और कुछ भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें। तो जैसे आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो भी हैं जो पेपर में आ जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, अगर 1 AU की मैं बात कर रहा हूं तो 1 AU कितना होता है बच्चों, तो 1 AU हमारा क्या होता था, 1 AU होता था 1.496 इंटू 10 की पावर 11 होता था। अब देखो ये नंबर 1 और 5 के बीच में आ रहा है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए 1 ट्रीट करेंगे। तो ऑर्डर कितनी हो गई, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 11। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई और देख लेते हैं 1 लाइट ईयर, तो ये होता था 9.46 इंटू 10 की पावर 15। अब देखो बच्चों ये हमारा 5 और 10 के बीच में आ रहा है तो इसे हम क्या लेंगे, एज ए 10 लेंगे। अब देखो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया 16। क्लियर है। ऐसे ही हम ले सकते हैं 1 पारसेक जो होता था लगभग 3.1 इंटू 10 की पावर 16। तो बच्चों ये नंबर आप देखो कैसा है, तो ये 1 से और 5 के बीच में है तो इसे ट्रीट करेंगे एज ए 1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया, 16। क्लियर है बात इतनी। बस आपको क्या करना है, पहली एक डिजिट के बाद पॉइंट को ले आओ, फिर देखो वो नंबर आपका 1 और 5 के बीच में आ रहा तो उसे एज ए ट्रीट करो 1। अगर वो नंबर 5 और 10 के बीच में आ रहा तो उसे एज ए ट्रीट करो 10। बस ये 2 चीज आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत हो बताओ, फटाफट इसे नोट करो। तो बच्चों ये हमारा क्या था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आते हैं हम रेंज की, लेंथ की क्या रेंज हो सकती है। ठीक है बच्चों फटाफट इसे नोट करो। देखते हैं
रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ। अब देखो रेंज होती क्या है, रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, यही तो होता है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट या तो बहुत छोटे हों या बहुत बड़े हों, तभी तो रेंज की बात होगी। अगर हमारे छोटे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, तो जो इस तरह के छोटे पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं माइक्रोकॉस्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है, द स्मॉल वर्ल्ड, सिंपल, द स्मॉल वर्ल्ड। और अगर हम किन की बात करें, लार्ज साइज, जिनका साइज कैसा है, बहुत बड़ा है, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, ये कैसे थे, स्मॉल साइज। तो जो लार्ज साइज में कौन हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं भाई यूनिवर्स, जैसे हो सकती है गैलेक्सी, जैसे हो सकते हैं स्टार, जैसे हो सकते हैं सन, मून, अर्थ, ये सब हमारे क्या हैं, साइज में बहुत बड़े हैं बच्चों। तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं उसे बोलते हैं मैक्रोकॉस्म। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है सिंपल, द लार्ज वर्ल्ड। क्लियर है बात इतनी। तो जो वेरिएशन है लेंथ का वो सिंपल हमारा 10 की पावर -15 से लेकर 10 की पावर 26 मीटर तक होता है। इतने हमारे पास वेरिएशन है, 10 की पावर -15 से लेकर 10 की पावर 26। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, जैसे आप कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन, अगर हम रेडियस ऑफ प्रोटॉन देखें तो उसकी जो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस है, क्या बच्चों, ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, या ऑर्डर ऑफ लेंथ की अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ लेंथ ले लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ लेंथ जो है वो हमारी 10 की पावर -15 मीटर है। क्लियर है बात इतनी। अगर मैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करता हूं, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो उसकी बच्चों होती है 10 की पावर -14। अगर मैं हाइट ऑफ मैन की बात कर लूं, हाइट ऑफ मैन अभी मैंने आपको बताया था, उसे हम लेते हैं 10 की पावर 0। क्लियर है बात इतनी। और जैसे आप ले सकते हो, क्या नाम, सबसे बड़ा जो हम ले रहे हैं साइज वो होता है हमारा यूनिवर्स का, तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ यूनिवर्स, साइज ऑफ यूनिवर्स वो होता है बच्चों 10 की पावर 26। तो बच्चों डायमीटर ऑफ आवर गैलेक्सी, उसे भी देख सकते हैं हम, डायमीटर ऑफ आवर गैलेक्सी, ये भी हमारा होता है 10 की पावर 22 मीटर। क्लियर है इतनी बात। तो सिंपल सी बात हमारे समझ में आ गई कि जो रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ है, हमारी रेंज कहाँ से है, 10 की पावर -15 से लेके 10 की पावर 26 मीटर तक। क्लियर है इतनी बात। फटाफट इसको नोट करो, फिर देखते हैं किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं लेंथ को। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हमारा नया टॉपिक है, या मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी कह सकते हैं। तो इसके हमारे बच्चों दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो हमारा टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो बच्चों इसके हमारे क्या है, दो मेथड है। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा बच्चों हमारा है इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है। तो बच्चों हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, सिंपल देखो, आपके पास जो होगा वो मीटर स्केल होता है, आप सिंपल से उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नहीं, डायरेक्ट मेथड में क्या, सबसे पहले आपका मीटर स्केल, इससे आप 10 की पावर -3 मीटर से लेके 10 की पावर 2 मीटर तक आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर आपको और भी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स, ये जो होता है 10 की पावर -4 मीटर तक मेजर कर लेता है। और उसके बाद होता है हमारे पास स्क्रू
स्क्रू गेज, ये 10 की पावर -5 मीटर तक, इसको हम स्फेरोमीटर भी बोलते हैं। तो इनसे तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिंपल हमने मीटर स्केल लिया, उससे मेजर कर लिया, स्क्रू गेज लिया, उससे मेजर कर लिया, या वर्नियर कैलिपर्स लिया, उससे मेजर कर लिया। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से हम कैसे करें। उसमें तो बच्चों हमारे पास कोई स्केल नहीं होगा, तो वो मेथड्स क्या क्या हैं, तो अब एक ही करके देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले बच्चों हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड है वो आता है हमारा इको और रिफ्लेक्शन, इको और रिफ्लेक्शन मेथड। इको और रिफ्लेक्शन मेथड क्या है, देखो बच्चों, जैसे इको मतलब सिंपल सा आपको सुना पता है कि क्या होता है, प्रतिध्वनि, मतलब कोई आवाज टकरा के वापिस आपको सुनाई दे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे पहाड़ हो सकते हैं, यानी कि जो हिल वगैरह होती हैं उनकी आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपने एक साउंड को प्रोड्यूस किया, वो साउंड यहाँ से गई, टकराई और टकरा के वापस आ गई। यानी कि आपने क्या करा, साउंड को जब आपने क्या किया, ट्रांसमिट किया, और जब उसको वापस रिसीव कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का टाइम मेजर करेंगे। जब आपने उसे भेजा और फिर जब वो वापस आई, उन दोनों के बीच का हम क्या कर लेते हैं, टाइम मेजर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, x। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमें पता ही होगी, और डिस्टेंस हमें कितनी होगी बच्चों, x जाने में और x आने में, v इंटू टी। तो आपके पास x निकल जाएगा v इंटू टी डिवाइड बाई 2। क्लियर है बात इतनी। तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई रिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है। इसमें सिंपल हम क्या करते हैं, जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रतिध्वनि यानी इको को हम क्या करते हैं, सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो जो अब हमने उसको प्रोड्यूस किया और जब हमने उसको रिसीव किया, उन दोनों के जो बीच का टाइम इंटरवल है उसको मेजर करते हैं। स्पीड हमें पता होती है, जिसकी वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सबसे पहला इनडायरेक्ट मेथड हुआ। क्लियर है इतनी बात। अब फटाफट इसको नोट करो, देखते हैं हम सेकंड इनडायरेक्ट मेथड। तो बच्चों देखो सेकंड हमारा क्या है। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो वो भी बिल्कुल इसी पर ही बेस्ड है। किस पर, रिफ्लेक्शन पर। वो होता है हमारा लेजर। सेकंड है लेजर मेथड। ठीक है भाई। अब लेजर का मतलब क्या होता है, तो पहले मैं इसको ये बता दूं। द वर्ड लेजर, इट स्टैंड्स फॉर, L4 होता है इसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। क्लियर है बात। तो ये क्या, उसका मतलब क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर है। अब देखो जो हमारे पास जो लेजर होती है बच्चों, वो बहुत ही हाईली इंटेंस लाइट होती है, हाईली इंटेंस। दूसरी बात, ये बच्चों मोनोक्रोमेटिक होती है। क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो। क्या हो बच्चों, सिंगल वेवलेंथ। और तीसरी बात ये कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिंगल एक ही किसमें मूव करे, सिंपल स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो। यानी कि ये कह सकते हैं लीस्ट एंगुलर स्प्रेड हो। क्लियर है बात इतनी। तो आपने क्या देखा कि जो लेजर है, लेजर का मतलब क्या होता है, जो एक हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट होती है, वो उसे हम बोलते हैं लेजर। तो लेजर का सिंपल सा मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हम करते क्या है, इससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे किसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं भाई, जैसे भाई हम स्टार की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, मून की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं।
ठीक है। और किस पर बेस्ड होता है बच्चों? तो ये बेस्ड होता है रिफ्लेक्शन पर। किस पर बेस्ड है? रिफ्लेक्शन। यानी कि हमने क्या करा, अर्थ से एक हाईली इंटेंस्ड यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को भेजा, वो गई मून से टकरा के वापस आई, हमने उसके टाइम को मेजर कर लिया और सिंपल वैसे ही किया। यानी कि ये क्या हो गई बच्चों हमारी, ये हमारी क्या है अर्थ, और ये क्या हो गया बच्चों हमारा मून। ठीक है बच्चों, आपने यहां से क्या करा, लाइट को भेजा, वो टकरा के फिर क्या आई वापस। ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x जाना और x आना, तो हो गया 2x। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू c इंटू टी। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो भाई लेजर क्या हुआ, लेजर में हम क्या कर रहे हैं, एक हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट को अर्थ सरफेस से मून की ओर भेज रहे हैं, वो वहां से टकरा के वापिस आ रहा है। जाने और आने का जो डिस्टेंस है वो x ले रखा है, और जब हमने उसे भेजा और फिर जब हमने उसे रिसीव किया, उन दोनों के बीच के टाइम को मेजर कर लिया, उससे बच्चों क्या आ गई डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको नोट करो, फिर देखते हैं थर्ड मेथड। तो बच्चों थर्ड मेथड भी हमारा कुछ ऐसा ही है। थर्ड मेथड है बच्चों हमारा रडार। चलो भाई उसे भी देख लेते हैं। रडार तो थर्ड हो गया, अब देखो बच्चों रडार का मतलब सिंपल क्या होता है, पहले उसे देखते हैं। इसका मतलब होता है रेडियो, क्या बच्चों, रेडियो क्या नाम बोल सकते हैं, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर है बात इतनी? इसके अंदर हम बच्चों रेडियो वेव का यूज करते हैं। किसका? रेडियो वेव का। क्लियर है बात इतनी? और बिल्कुल ये भी बेस्ड है किस पर, रिफ्लेक्शन पर। किस पर बेस्ड है? रिफ्लेक्शन प्रोसेस पर ही बेस्ड है। इससे हम क्या चीज डिटेक्ट करते हैं, तो बच्चों इससे हम, जैसे आप समझ लो कि आपका देश में किसी दुश्मन देश का एरोप्लेन या उसका जेट आ जाए, तो उसकी पोजीशन को हम जो डिटेक्ट करते हैं बच्चों, वो रडार मेथड से ही करते हैं। यानी कि हम एरोप्लेन हो सकता है या और भी आपके जेट प्लेन हो सकते हैं, इनकी पोजीशन को हम क्या करते हैं बच्चों, डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? कैसे? यानी कि हमारे पास आपने देखा भी होगा जो न्यूज़ चैनल की गाड़ियां होती है उसके ऊपर एक छतरी सी लगी होती है जी, ठीक है, एंटीना होता है, कुछ ऐसे देख लो आप। ठीक है बच्चों, और यहां से मान लो इसने किसी सिग्नल को भेजा और यहां पर कोई मान लो एरोप्लेन था। ठीक है बच्चों, ये आपका एक एरोप्लेन है और यहां से हमने क्या करा, रडार से एक सिग्नल को भेजा, वो टकरा के क्या होगा, वापस आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उससे एरोप्लेन, जेट या जो भी चीज़ है ऐसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करने का काम करते हो। बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे हमारा क्या था लेज़र में या रिफ्लेक्शन मेथड में था। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस आपको मान लेते हैं x, तो x डिस्टेंस जाना और x आना, तो क्या हो जाता है 2x इज इक्वल टू c इंटू टी। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा c इंटू टी डिवाइड बाय 2। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत? अब बच्चों इस रडार मेथड से हम जो हमारी शीट होती हैं, मेटल शीट होती है, उनकी थिकनेस को भी मेजर कर सकते हैं। किसको? थिकनेस ऑफ मेटेलिक शीट, उनकी थिकनेस को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे भाई कैसे शेप में है, मान लो वो ऐसे है, ठीक है बच्चों, यहां से आप क्या करते हो,
रडार से सिग्नल से क्या करोगे आप, यहाँ से रेडियो वेव्स को भेजोगे, वो टकरा के क्या होंगी, वापस आएंगी और उससे आप क्या निकाल सकते हो, उसकी थिकनेस को भी आप मेजर कर सकते हो। मान लो इसकी थिकनेस है W, तो हो जाएगा कितना 2W = C × T। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, W को निकाल सकते हो। क्लियर होगी इतनी बात, कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले बताया रिफ्लेक्शन यानी कि इको। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हिल की या कोई माउंटेन है उनकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। उसमें साउंड को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, फिर रिसीव करते हैं, उनके बीच के टाइम को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। स्पीड हमें पता होती है जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। फिर दूसरा भी ऐसा था लेजर वाले में, उसमें हम स्टार मून इन सबके डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक और यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट को भेजते हैं, वो गई टकरा के वापस आई, उससे हमने क्या करा, उसके डिस्टेंस को मेजर कर लिया। और सेम मेथड हमारा क्या है, रडार है। फटाफट इसको नोट करो। फिर बच्चों देखते हैं हम फोर्थ अपना। बच्चों सोनार मेथड भी हमारा सिंपल रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बच्चों, रिफ्लेक्शन पर। इसकी मदद से हम उन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं जो ऑब्जेक्ट अंडर वाटर होते हैं। किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन किनका हो रहा है, ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, उनका हम डिटेक्शन करते हैं। जैसे सबमरीन हो सकती हैं, सी रॉक्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, और भी चीजें हो सकती हैं। इसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है और ये भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस पर बेस्ड है और उन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं जो पानी के क्या होते हैं, अंदर होते हैं। यानी कि ऐसा समझ लीजिए आप, ये कोई दुश्मन सबमरीन हमारे, ये हमारा जहाज है पानी के ऊपर और यहाँ पर रडार वगैरह पूरी लगी होती हैं, एंटीना भी लगे होते हैं। जो सिग्नल को क्या करते हैं बच्चों, डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से होती हैं, और भी होंगी, जैसे कि मान लो यहां पर भी हो सकते हैं। ये आपकी क्या हो गई, रडार। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप क्या कर रहे हैं, आपने किसको भेजा, सिग्नल को भेजा। और यहाँ पर कोई भी आपका मान लो सपोज करो कोई भी क्या है, एक सबमरीन टाइप है और यहाँ से सिग्नल टकरा के क्या होगा, वापस जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, जब आपने ट्रांसमिट किया और जब आपने रिसीव किया उन दोनों के बीच के टाइम को मेजर कर लोगे। और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या है, d। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2d = v × t। क्लियर बात इतनी? तो यहां से हमारे पास d आ जाएगा v × t / 2। क्लियर, कोई दिक्कत? और हम इस मेथड से बच्चों जो हमारे क्या बोलते हैं मेटेलिक डिफेक्ट होते हैं उनको भी मेजर कर सकते हैं इस मेथड से। किसको, मेटेलिक डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, जो भी हमारे पास अंदर उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको भी हम इस मेथड से डिटेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर सोनार भी सिंपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। पानी के अंदर जो भी चीज होती है, जैसे रॉक हो गया और हमारे पास सबमरीन हो गई और भी कोई ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको डिटेक्ट करने का हम क्या कर रहे हैं, सिंपल काम सोनार मेथड से करते हैं। और इसको अगर आप देखें तो इसको ये स्टैंड्स करता है किसके लिए, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर है बात इतनी? तो ये हमारे बच्चों क्या थे, रिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड थे। फटाफट नोट करो, देखते हैं फिर नेक्स्ट मेथड। अब आता है बच्चों हमारे पास ट्रायंगुलेशन मेथड। चलो भाई इसको भी देखते हैं।
तो ये तो हमारे चारों किस पर बेस्ड थे बच्चों? रिफ्लेक्शन पर। कौन कौन से? सबसे पहला था रिफ्लेक्शन यानी इको वाला, दूसरा हमारे पास क्या था? लेजर, तीसरा था रडार और चौथा था सोनार। अब देखते हैं पांचवा मेथड है हमारा बच्चों ट्रायंगुलेशन मेथड। चलो भाई ये क्या है बच्चों? इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को या हाइट को मेजर करते हैं। सपोज करो कि मान लो केस फर्स्ट मैं इसमें ले रहा हूं कि ये आपके पास कोई भी टावर है जो भी आपको जिसकी हाइट मेजर करनी है, ये है आपके पास, और आप यहाँ पर ग्राउंड पर हैं इस जगह पर। यहाँ से आपको यहाँ तक की डिस्टेंस पता है। अगर ये डिस्टेंस नोन है, पहला केस क्या ले रहे हैं, हमें ये डिस्टेंस क्या है बच्चों पता है, और ये एंगल आपको पता ही है थीटा है। एक एपरेटस होता है जिसे बोलते हैं हम सेक्सटेंट, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री तो देखी है और पढ़ी भी है, क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब ये देखो किसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, तो हमारे पास ये होता था साइन, ये होता था कोस और ये होता था टेन, ये होता था कोसेक, ये होता था सेक और ये होता था कोट। क्लियर है? अब परपेंडिकुलर और बेस की अगर बात करते हैं तो बच्चों किस में आ रहा है? टेन में। तो अगर मैं इसमें टेन थीटा लगाऊं तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा h अपॉन x। हमें निकालना क्या है? h। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें x पता है तो हमारे पास h इजिकल टू क्या हो गया? x टेन थीटा। अगर हमें x नोन है तब हम इसकी हाइट को सिंपल मेजर कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब केस सेकंड, अगर हमें डिस्टेंस नहीं पता है तो हम हाइट कैसे मेजर करें? केस नंबर 2। तब देखो बच्चों कैसे करते हैं। हमारे पास ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो हम करते क्या हैं, इसकी जो हाइट है उसे 2 पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। मान लो मैंने पहले पॉइंट से ऑब्जर्व किया जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 है, इसको नाम दिया A O P। ठीक है बच्चों, फिर मैंने क्या करा, यहां से मैं कुछ डिस्टेंस आगे गया और ये हमारे पास कितनी हो गया? एंगल θ2। ये पॉइंट नाम दे दिया B। क्लियर है बात इतनी? हमें यहाँ पर x पता है और h पता है। हमें ये नहीं पता था OA, हमें OA नहीं पता था, हमें ये पता है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता है। पहले कहाँ पता था? इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता थी, लेकिन इस बार नहीं पता थी, तो हमने क्या करा, 2 अलग अलग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस से उस एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चलो इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार पूरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल POA में अगर मैं tan θ1 लगाता हूं तो tan θ1 हो जाएगा h अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है इतनी बात? तो tan θ इजिकल टू कितना आ गया? h अपॉन x प्लस वाई। तो यहां से x प्लस वाई आ जाएगा h अपॉन tan θ1, और आपको पता है tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, h कोट θ1। क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है इतनी बात? अब देखो दूसरे ट्रायंगल आप देखें बच्चों, अगर आप दूसरे ट्रायंगल की नजर डालें इन ट्रायंगल POB तो क्या हो जाएगा? tan θ2 इज इक्वल टू h अपॉन y। तो y आ जाएगा h अपॉन tan θ2, तो y की वैल्यू आ गई h कोट θ2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक 2 अलग अलग ट्रायंगल दिए, दोनों में हमने tan लगा दिया क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस ही पता था। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, y को यहाँ रख रहे हैं और फिर हम h निकालेंगे। फटाफट इसे नोट करो, फिर इसे मैं हटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो भाई अब मैं वैल्यू को रख रहा हूँ उसके अंदर। चलो भाई रख देते हैं वैल्यू को। कितनी आती है? तो हमारे पास आ जाएगी x प्लस h कोट θ2 और ये है h कोट θ1। तो x आ गया h कोट θ1 माइनस h कोट θ2, और h को क्या बच्चों आप कॉमन ले सकते हो, तो लो इसको कॉमन। तो h
कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। तो हमारे पास h आ गई x अपॉन कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या निकल गई, हाइट। तो हम ट्रायंगुलेशन मेथड यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है अब पैरेलैक्स मेथड। अब आते हैं, हमारा कौन सा मेथड है बच्चों, 6th मेथड है पैरेलैक्स मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम देख रहे हैं अपना, चलो भाई, अब पैरेलैक्स सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या आता है, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है बच्चों, देखो भाई, सबसे पहले कि ये पैरेलैक्स है क्या, तो मैं आपको बताऊं कि मान लो मेरे पास ये एक मार्कर है, या ये हमारे पास एक मार्कर हो गया। अगर मैं क्या कर रहा हूं, इस मार्कर को एक आंख बंद करके देखूं, फिर उसके बाद इसकी पोजीशन नहीं बदलनी, दूसरी आंख से देखें, तो इस मार्कर की जो ऑब्जेक्ट था ये, इसकी मार्कर की जो पोजीशन में चेंज हुआ, उस पोजीशन में चेंज को बच्चों बोलते हैं पैरेलैक्स। मतलब मैंने क्या बताया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, एक टाइम में सिर्फ एक आंख से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन में जो भी चेंजेस होते हैं, उस पोजीशन में चेंज को सिंपल क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स सुनते ही दिमाग में क्या आता है, सिंपल बोलते हैं शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to background। क्लियर है बात इतनी, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एक आंख और एक आंख में एक टाइम में देखना है कि एक आंख को बंद रखना है, दूसरे को ओपन रखना है, तो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो भी चेंज आ रहा है बच्चों, उसे बोल रहे हैं पैरेलैक्स मेथड। क्लियर है इतनी बात, ओके। और बच्चों, जो ये मेथड है वो सिर्फ आपकी जो डिस्टेंस मेजर कर सकता है, वो लेस देन 100 ईयर से कम होनी चाहिए। यानी जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन 100 ईयर होनी चाहिए। यानी 100 ईयर से क्या होनी चाहिए, 100 लाइट ईयर बोल दो इसको, 100 लाइट ईयर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर है बात इतनी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट था, ये दो हमने पोजीशन ली थी, और ये ऑब्जेक्ट है और ये दो पोजीशन है। ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, ए और बी नजर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं इसको, बेसिस। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों, उसको बेसिस बोलते हैं। और ये जो एंगल होता है, इसको हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो पैरेलैक्स समझ में आ गया कि पैरेलैक्स है क्या। तो सिंपल सी एक बात आप बोल सकते हो कि जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, उसे हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलैक्स। चलो भाई, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन में सिंपल आप कह सकते हैं, पैरेलैक्स इज द apparent shift in the position of object with respect to another when we shift our eye sidewise। तो क्लियर है बात इतनी। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, पैरेलैक्स का सिंपल क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को बच्चों हम एक आंख बंद करके, पहले इस आंख से देखते हैं, फिर इस वाली आंख से बंद करके इससे देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो भी अपैरेंट शिफ्ट हो रहा है बच्चों, उसको हम बोल रहे हैं पैरेलैक्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हम इससे डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, अर्थ जो इस ऑर्बिट में अपने घूम रही है, और ये हमारा क्या है, सन। और ये जो है हमारा, वो हमारा एक नियर बाय स्टार है, और एफ जो मानते हैं वो हमारे पास क्या है कि वो बहुत दूर स्टार है।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो रेज आ रही है यहाँ से, सॉरी डिस्टेंस जो है वो ये हमने देख ली, और ये जो है ये कहाँ से है, ये जो F लिया हुआ ये है फॉर वाई, मतलब बहुत दूर स्टार है और इस स्टार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। और बच्चों हमने इस एंगल को क्या मान लिया, θ1, तो ये भी क्या होगा θ1। अब क्या होगा कि अब अर्थ अगर आफ्टर 6 मंथ इस पोजीशन से ठीक कैसे जो इसका डायमीटर है उस डायमीटर के ठीक अपोजिट एंड पर पहुंच जाती है लगभग 6 मंथ में। तो अगर हम इसमें एंगल देखें तो बच्चों कितना होगा, और ये जो है ये कहाँ से है फॉरवर्ड, जो हमारा स्टार दूर है, इस एंगल को हम मान लेते हैं θ2, तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा θ2। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब हमारे पास एंगल हमारे पास आ गया। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये AB है और ये हमारे पास AN है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मैंने क्या बताया, ये हमारे पास सन है और ये अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है इसके चारों तरफ। अब मान लो इस टाइम पर हमने क्या किया, उसका एंगल देखा कितना एंगल बना रहा है, फिर आफ्टर 6 मंथ यानी कि जब बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट एंड पर पहुंच गई फिर इसका देख लिया। क्लियर है इतनी बात। ये नियर बाय स्टार है और ये क्या है बहुत दूर स्टार है, इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं ले रहे। अब देखो अगर फटाफट इसे नोट करें, अब अगर मैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से देखता हूं तो क्या निकल के आता है उसे भी देख लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल बच्चों हमारे पास है θ1 प्लस θ2। क्लियर है इतनी बात। अब ये हमारे पास कितनी डिस्टेंस दी हुई है, हमारे पास देखो ऐसे समझ लो, ये हमारे पास कितनी होगी, इसकी रेडियस हो गई कितनी हो गई AB, और आर्क हमारे पास कितनी हो गई, ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास। देखो पहले मैं इस डिस्टेंस को लिख देता हूं, जो AB डिस्टेंस होती है बच्चों वो हमारी जनरली 2 टाइम्स होती है किसके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, लगभग 2 टाइम्स। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता है 1.5 × 10 की पावर 11 यानी कि 3 × 10 की पावर 11 क्या होती है, मीटर होती है। क्लियर है इतनी बात। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा θ1 प्लस θ2। क्लियर है बात। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास आर्क है और ये बच्चों हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो हमारे पास हो गया AB अपॉन AN। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास AN आ जाएगा AB अपॉन θ1 प्लस θ2। एंगल हम मेजर कर लेंगे जिससे हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। तो क्या है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का सिंपल सा मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो भी चेंज हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स मैंने क्या बताया सिंपल कि भाई एपरेंट चेंज या एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड वाइज, यानी कि हमने क्या रखा, एक सामने पेन रख लिया, एक बार इस आंख से और एक बार इस आंख से देखा, जो भी उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या चेंज हुआ वही हमारा क्या था, पैरेलैक्स था। क्लियर है इतनी बात। अब बस इससे देखो क्या है कि हम डिस्टेंस को 100 लाइट ईयर से कम ही मेजर कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी जो ये एंगल है कि वो एंगल बहुत छोटा मिलेगा। क्या होगा बच्चों, ये एंगल बहुत ही क्या होगा, छोटा। अब फिर 100 लाइट ईयर से ज्यादा इसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसके लिए दूसरा मेथड है, फटाफट इसे आप नोट करें। अब देखो हमारे पास अब आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो मेजर करता है मोर देन 100 लाइट ईयर। तो अगला हमारे पास 7th है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है बच्चों। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ये मोर देन 100 लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। मोर देन 100 कैसे करता है, तो बच्चों हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा स्टार नियर बाई है उस पर मान लो एक हो गया ए मान लिया, दूसरा हमने बी लिया, ये हमारा क्या है बच्चों, नियर बाई स्टार है, और दूसरा फार ऑफ स्टार है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों की जो इमेज बन रही है उनकी इंटेंसिटी को मेजर कर लेते हैं। किसको बच्चों, इंटेंसिटी। अब जो इंटेंसिटी है आपको पता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर।
तो इससे हम बच्चों आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात? तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों की इंटेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं और डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्लियर इतनी बात? तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या करा कि जो इमेज फॉर्मेशन हुई उनकी इंटेंसिटी को कंपेयर कर लिया, और इंटेंसिटी जो होती है बच्चों वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर बात इतनी? अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के बाद आता है बच्चों हमारे पास कि हम किस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर कर सकते हैं। फटाफट इसको नोट करो, फिर देखते हैं एट्थ हमसे क्या कहता है। तो बच्चों 8th हमारे पास है साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं इनको हम मेजर करते हैं किससे बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। किससे बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। हम क्या करते हैं, जो हमारी अर्थ सरफेस है उस पर इस टेलीस्कोप को फोकस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिक्स कर दिया और यहाँ पर जो भी हमें देखना है, जैसे हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है मून की या उसकी, उसे हम मेजर करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। ये ए, ये बी और इस डिस्टेंस को मान लिया एस। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हाँ या ना? क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी आर्क हो जाएगी, क्या हो गई ए बी, रेडियस क्या होगी बच्चों एस, और एंगल हमारा हो गया थीटा। तो हमारे पास ए बी आ जाएगी एस थीटा। क्लियर है बात? तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, जो भी हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसका साइज निकल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो बच्चों होता क्या है कि हम जितने भी, जैसे अर्थ की है, आप बीच पे तो गए होंगे, जो बीच पर हम जाते हैं तो सनसेट की हेल्प से भी हम अर्थ की रेडियस को मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मान लो आप बीच पर हो, ठीक है भाई, आप बीच पर पहुंचे, हम कर क्या रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं, मेजर द रेडियस ऑफ अर्थ। चलो भाई, मेजर द रेडियस ऑफ अर्थ, कहाँ पर, बीच पर। ठीक है बच्चों, आप बीच पर पहुंच गए हैं और आप उस पर लेट गए। किस पर, बीच पर। तो आपने क्या करा, जब आप उस पर बीच पर लेटे हुए हो और आप किसको देख रहे हो, सनसेट को, आप क्या कर रहे हो, सनसेट को ऑब्जर्व कर रहे हो, सनसेट हो रहा है उसे देख रहे हो। उसके बाद आप खड़े हो गए, अब उसके बाद आपने सनसेट को देखा, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो टाइम है उसे आपने मेजर कर लिया। क्या कर लिया, मेजर। फटाफट इसको जरा नोट करो। तो मैंने क्या बताया कि आप बीच पर पहुंचे और एक बार आप उस पर लेटे, तब आपने सनसेट देखा और एक बार खड़े होकर सनसेट को देखा, और दोनों का टाइम जो है वो मेजर कर लिया। क्लियर है इतनी बात? अच्छी बात है। तो देखो ऐसे समझ लो, ये अर्थ है और आप यहाँ पर लेटे हुए हो और ये आपका सनसेट जो हो रहा है, तो ये आपने देखा। थोड़ी देर के बाद जब आप खड़े हो गए, मान लो आप ऐसे खड़े हो गए, तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो एंगल है वो हम मेजर कर लेंगे या नहीं, निकल जाएगा एंगल, हाँ या ना। अब एंगल निकलने के बाद देखो कैसे होगा। तो बच्चों हमारे पास होता है टाइम बिटवीन टू डिसअपीयर, जो हमारे पास सनसेट हो उनके बीच का टाइम देखा, अपॉन 24 आवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, यानी कि एंगल रोटेशन बाय अर्थ, कि अर्थ कितना एंगल रोटेट कर रही है, अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आसानी से क्या निकल जाता है बच्चों, एंगल निकल जाता है। तो हम इसकी हेल्प से भी, सनसेट की हेल्प से भी अर्थ ऑफ रेडियस निकाल सकते हैं। यानी कि पहले हमने क्या करा, बिल्कुल जमीन पर लेट गए, सन देखा सनसेट हो रहा है, फिर उसके बाद खड़े हो गए, फिर देखा, उन दोनों के बीच के टाइम को मेजर किया। अब उतने टाइम में आपकी अर्थ भी तो घूमी होगी, तो उससे हमने क्या कर लिया, उसका एंगल मेजर कर लिया। जब एक बार एंगल मिल जाएगा तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की रेडियस को भी निकाल सकते हैं। फटाफट इसको नोट करें, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों हमने क्या करा है कि लार्ज डिस्टेंस को हमने मेजर कर ली। किस किस मेथड से कर ली, रिफ्लेक्शन मेथड से कर ली, उसमें हमने लेजर ऑपरेट कर ली, रडार कर ली, और उसमें सोनार। फिर उसके बाद हमने बच्चों क्या करा, उसके बाद हमने ट्रायंगुलेशन मेथड देख लिया।
फिर उसके बाद हमने पैरेलैक्स देख लिया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक देख लिया, और फिर उसके बाद हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मेजर कर ली। अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने जा रहे हैं। किसको? स्मॉल डिस्टेंस को। तो इसका सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है अवोगाद्रोज मेथड। ये जो होता है ये आपका साइज ऑफ एटम मेजर करता है, और 10 की पावर -10 मीटर इस ये ऑर्डर होती है। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, कैसे करता है? तो अगर हम देखें तो एटम हमारे बच्चों कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज है। अगर ये कोई एक सब्सटेंस है, क्या है बच्चों, ये कोई एक हमने सब्सटेंस ले लिया जिसके अंदर एटम इस तरह से अरेंज थे। ये क्या है? सब्सटेंस। इस सब्सटेंस का बच्चों हमने मास ले लिया m, और इसका मॉलिक्यूलर जो मास है बच्चों वो ले लिया हमने कैपिटल M। ये जो वॉल्यूम होगा ये कौन सा होगा? ये वॉल्यूम ऑफ एटम होगा, और ये जो होगा ये किसका होगा? एम्प्टी। हाँ है ना? ठीक है भाई। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालने जा रहे हैं? मोल इसके। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस कितने होंगे? मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि अवोगाद्रो हाइपोथेसिस बोलती है कि ये जो एटम है टोटल का 2/3 स्पेस लेते हैं। अगर देखो बच्चों, अगर हमें किसी भी तरीके से हमें इसके वो निकल जाए, वॉल्यूम पता चल जाए, तो हम रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। और अवोगाद्रो कहता है कि जो ये एटम स्पेस ले रहे हैं वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करें कि इनका टोटल एटम का कितना वॉल्यूम है, फिर टोटल सब्सटेंस कितना ले रहा है, उसकी मदद से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस निकाले, तो वो कितने आ गए? इतना। अब अगर इसमें नंबर ऑफ एटम अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं आपको पता है? मोल को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एटम निकल गए। क्या आप इनका वॉल्यूम निकाल सकते हो? तो वॉल्यूम भी निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा? अगर एक का वॉल्यूम ये कैसे होते हैं? ये स्फेरिकल शेप में होते हैं बेटा। तो स्फेरिकल शेप के वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है बात इतनी? तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एटम। और अभी मैंने बताया कि ये जो वॉल्यूम ऑफ एटम है बच्चों, वो टोटल वॉल्यूम का कितना होता है? 2/3। और आपको एक फॉर्मूला और पता होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो वी ऑफ एटम तो मेरे पास है m n कैपिटल M 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 m बाय रो। तो m से m कैंसिल, 2 से कैंसिल। क्लियर है इतनी बात? तो क्या बचा? तो r की क्यूब आ गया कैपिटल M, 3 से 3 भी कैंसिल, कैपिटल M अपॉन कितना बचेगा? 2n पाई रो। क्लियर है बात बच्चों? देखो यहाँ पर पता है n बचा, 2 बचा और पाई बचा, r तो रह ही गया और m पहुंच गया इधर। तो हमारे पास बच्चों रेडियस आ जाएगी m अपॉन 2n पाई रो की पावर 1/3। ठीक है बच्चों? तो इसकी हेल्प से हमने क्या करा? रेडियस निकाल दी। तो भाई मैंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो हाइपोथेसिस जो भी वॉल्यूम ऑफ एटम है रहे हैं वो टोटल वॉल्यूम का 2/3 है। क्योंकि कुछ वॉल्यूम तो ये एम्प्टी स्पेस भी आपको नजर आ रहा होगा, ये भी ले रहा होगा। तो हमने क्या करा? सबसे पहले मोल निकाले, मोल की हेल्प से नंबर ऑफ एटम निकाले, उनका वॉल्यूम निकाला और उस वॉल्यूम को रख दिया टोटल वॉल्यूम का 2/3। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? फटाफट नोट करो। फिर देखते हैं इसका सेकेंड मेथड। तो बच्चों सेकंड मेथड जो है वो हमारा होता है रदरफोर्ड मेथड। चलो भाई देखते हैं क्या कहता है ये रदरफोर्ड मेथड। देखो भाई रदरफोर्ड के हिसाब से सेकंड मेथड है ये रदरफोर्ड मेथड। चलो भाई, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड का आपने मॉडल पढ़ा ही हुआ क्लास 9th में। ठीक है बच्चों? तो ये समझ लो, ये जो हमें देता है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें प्रोवाइड करता है। क्या? साइज ऑफ न्यूक्लियस जिसकी रेंज 10 की पावर -14 और 10 की पावर -15 मीटर की होती है। हम करते क्या हैं?
यहां से एक अल्फा पार्टिकल ले लिया, उस अल्फा पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके भेज रहे हैं। तो होगा क्या, अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं बच्चों, पॉजिटिव, और ये क्या है, न्यूक्लियस तो वैसे जा रहा होगा, जाएगा जाएगा जाएगा, धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा, जहां पर जाके वो रुकेगा बच्चों वो उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच होती है। तो वही हमें क्या देता है, यानी कि चलता चला जाएगा और कहीं ना कहीं तो जाके क्या करेगा, रुकेगा। जिस डिस्टेंस पे जाके रुकेगा बच्चों, वो डिस्टेंस और इसके न्यूक्लियस का जो बीच का सेपरेशन है वो क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच। ये तो है नहीं कि बिल्कुल पार कर जाएगा। तो इससे हमें क्या होगा, एक एस्टिमेटेड साइज मिल जाएगा किसका, न्यूक्लियस का। तो काइनेटिक जो एनर्जी है किसकी, अल्फा पार्टिकल की, वो किसके रूप में बदल गई है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चली गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है, Q1 मतलब इस पर चार्ज, अल्फा पार्टिकल पर बच्चों जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है। और अगर मैं इसको एटॉमिक नंबर Z ले लूं तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, Z इंटू E, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इंटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। और चार्ज प्रोटॉन तो बच्चों उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये आ जाएगा हाफ mv² 1/4πε0 ZE 2E अपॉन R। क्लियर है, तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, 2ZE² और 2ZE² अपॉन 4πε0 हाफ mv²। तो यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी बच्चों, डिस्टेंस निकल जाएगी, और वो किस रेंज की होगी, तो वो इसकी होगी। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या करा, एक अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कर दिया न्यूक्लियस की ओर, जहां पर जाके वो रुक रहा है उसकी वो क्लोजेस्ट अप्रोच हमें क्या दे रहा है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर है, फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं बच्चों थर्ड मेथड। तो बच्चों हमारा जो थर्ड मेथड है वो आता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड, चलो भाई उसे भी देख लेते हैं। थर्ड है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। जो ऑयलिक एसिड होता है वो बच्चों C17H32COOH है। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई इससे हम कैसे निकालते हैं, इसकी जो आपको दिखाई देगी, इसकी जो मॉलिक्यूल का साइज होगा वो 10⁻⁹ मीटर की ऑर्डर का होगा। क्या करते हैं हम इस ऑयलिक एसिड का इसे स्टेप वाइज मैं बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब आप सॉल्यूशन ले लो। ठीक है बच्चों, 1 cc में आप मिला दो किसमें, इसके 25 cc किसके, अल्कोहल के, यानी 25 cc अल्कोहल और 1 cc किसको ले लिया, ऑयलिक एसिड को मिला दिया। ठीक है बच्चों, स्टेप 2 क्या कर रहे हैं, इसी का फिर से 1 cc लिया है और उसको 20 cc अल्कोहल में क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात। तो अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात करें बच्चों तो वो 1/500 हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल के। हाँ या ना, पे देखो पहले 25 और फिर 20, 25 इंटू 20 500। क्लियर है, तो हमने इसको मिला लिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, वाटर लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम इसकी कुछ ड्रॉप डालते हैं। मान लो मैंने इसके ऊपर n ड्रॉप्स डाल दें। कितनी बच्चों, n ड्रॉप्स। मैंने क्या करा, 1 cc में पहले 25 cc अल्कोहल में मिलाया, फिर से उसके 1 cc को किस में मिलाया, 20 cc में, और फिर से उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1/500। क्लियर है, कैसे, 25 इंटू 2 500 होते हैं, तो एक 500 cc में हो गया, तो उसकी कितनी होगी, 1/500। अब उसके बाद क्या करा, वाटर सरफेस लिया, उस पर थोड़ा सा पाउडर डाला, उसके ऊपर उसकी बूंदें डालनी शुरू कर दी। तो जैसे हम बूंदें डालेंगे तो बच्चों वो एक सर्कुलर शेप ले लेगी इस तरह से, जैसे वो होती है डिस्क की फॉर्म में, और उसमें से बच्चों क्या होता है, अल्कोहल तो उड़ जाएगा। यहाँ से अल्कोहल तो क्या हो जाएगा बच्चों, उड़ गया, और क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर
ऑयलिक एसिड बचेगा, हाँ या ना? क्लियर है? कितना वॉल्यूम मैंने डाला है, तो वॉल्यूम बच्चों देखो कितना होगा, तो अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम अगर V है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास N इंटू V, और वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड कितना हो गया बच्चों? तो वो हो जाएगा NV/500। कोई दिक्कत वाली बात? यही है भाई, 500 में एक ही तो है, 1 cc तो है, तो हमने क्या करा, 1 cc को 25 cc में मिलाया, फिर से 1 cc को 20 में मिलाया, रीडिजोल्व कर लिया उसको, फिर उसके बाद उसकी कुछ बूंदों को किसके ऊपर डाला, वाटर के ऊपर डाला, जिससे अल्कोहल तोड़ गया, बचा क्या, ऑयलिक एसिड। तो देखो बच्चों इसका जो वॉल्यूम, अब मैं इसका वॉल्यूम तो निकाल चुका हूं, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा डिस्क का एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, और ये आया है NV/500, तो थिकनेस हो जाएगी NV/500A। तो बच्चों हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इसका साइज निकाल लें। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों हमने अपनी तीनों मेथड से स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर लिया। सबसे पहला हमने देखा अवोगाद्रोस, फिर हमने देखा रदरफोर्ड, और फिर देखा साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फॉलिक एसिड। इस तरह से हमने बच्चों टोटल डिस्टेंस हमने कवर कर ली, छोटी डिस्टेंस भी नाप ली और बड़ी भी निकाल ली। सबसे पहले हमने देखा थी बड़ी डिस्टेंस, जो हमने किससे करी, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन इन इको मेथड देखा, उसके बाद बच्चों हमने लेजर, सोनार और रडार मेथड देखे, उसके बाद ट्रायंगुलेशन एंड पैरेलैक्स देखा, फिर बच्चों हमने उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड देखा, एंड फिर हमने उसको साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मेजर किया। तो ये पूरा हमने क्या कर लिया, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कर ली। अब देख रहे हैं बच्चों हम मास। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट करें इसे। अब देखो हमारे पास आता है रेंज, सबसे पहले कि जो मास की रेंज है वो कहां से कहां तक हो सकती है। अगर उसकी बात करें तो रेंज जो होगी, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, ठीक। तो रेंज में देखो सबसे छोटा जो मास होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो होता है 10⁻³ kg। तो यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो 10⁻³ से कितनी होती है, 10⁵5 kg, -30 से 55। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन निकालें तो बच्चों वो 10⁻27 kg। ऐसे ही हम देखें मास किसी भी ह्यूमन का अगर देखें तो मास ऑफ मैन भी अगर देखें सिंपल, तो उसे भी हम 10⁻² kg एवरेज मास लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद मास ऑफ अर्थ देखें तो 10⁻25, मास ऑफ सन भी हमारा 10⁻30, और मास ऑफ मिल्की वे भी होता है 10⁻42, और सबसे ज़्यादा जो है वो मास ऑफ यूनिवर्स है जो है 10⁻55। क्लियर है। तो बच्चों हमने दो तरह के मास को रीड किया था, हमने पढ़ा था, एक तो मास था हमारा इनर्शियल मास, दूसरा था हमारा ग्रेविटेशनल मास। अब इन दोनों मास को हम क्या करेंगे बच्चों, मेजर करेंगे। फटाफट इसे नोट करें, फिर एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों अब हम इनर्शियल मास को मेजर कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, इनर्शियल बैलेंस की मैथ से। तो बच्चों इसके अंदर क्या क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ब्लॉक है वुड का, और ये होता है हमारा पेन। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेट को रखते हैं, और ये दो जो हैं वो मेटेलिक स्ट्रिप होती हैं जिनकी वजह से ये जुड़ा हुआ है। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों होता क्या है कि जब हम इसमें जिसका हमें इनर्शियल मास निकालना है उसको रखते हैं, तो पेन जो होता है हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होता है, तो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे ही बच्चों हमने इसमें किसी भी वेट को रखा जिसका हमें इनर्शियल मास निकालना है, तो ये क्या करना शुरू कर देता है, वाइब्रेशन। तो ये बच्चों वाइब्रेशन शुरू कर देता है। और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, T = 2π√m/k, यानी कि T² = 4π² m/k। तो यहाँ से अगर देखें तो ये सब कांस्टेंट है, यानी कि T² = m। ठीक है बच्चों। तो
तो हम क्या कर सकते हैं, एक हम नोन मास लेके उसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, वाइब्रेशंस का निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर अननोन मास रख के उसका हम टाइम पीरियड करके कंपेयर कर सकते हैं। तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर। क्लियर है बात? तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका इनर्शियल मास निकाल सकते हैं। आप ग्राफ भी देखोगे तो अगर आप एक तरफ मास लो और दूसरी तरफ टी स्क्वायर लो तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही तो बनेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इनर्शियल मास। कैसे कि आप पेन में वेट को रखो, जैसे ही वो स्लाइटली हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होता है वो तुरंत वाइब्रेशंस करना शुरू कर देगा, और टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल है किसके, एम के। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसे नोट करें। फिर अब देखते हैं कि ग्रेविटेशनल मास कैसे मेजर करते हैं। बच्चों हम ग्रेविटेशनल मास को मेजर करते हैं किससे, फिजिकल बैलेंस या कॉमन बैलेंस से। इसको बोलते हैं फिजिकल और कॉमन बैलेंस। क्लियर है? और ये बेस्ड होता है किसके प्रिंसिपल पर, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो जो ग्रेविटेशनल मास है हम किससे मेजर कर रहे हैं, इससे फिजिकल या कॉमन बैलेंस से। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये लेबलिंग के लिए होता है, इसे बोलते हैं लेबलिंग स्क्रू, और इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारे पास बैलेंसिंग स्क्रू होता है उसकी मदद से इस पॉइंटर को बिल्कुल, दोनों जो पेन आपके हैं बिल्कुल एम्प्टी होने चाहिए और ये पॉइंटर बिल्कुल 0 का मार्क होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस वेट को बच्चों हमें मेजर करना होता है उसे हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बच्चों हम स्टैंडर्ड को रखते हैं, स्टैंडर्ड वेट को रखते हैं। क्लियर है बात? दोनों तरफ जब वेट रख दिए उसके बाद क्या होगा, जो हमारा क्या नाम मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये इसके अबाउट क्या होगा, ये जब वेट रखोगे तो इधर को घुमाने की कोशिश करेगा, और जब इधर रखोगे तो इधर घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे आपने देखा होगा सिंपल तराजू से हम सब्जी वगैरह तोलते हैं, वही है कि आप एक तरफ वेट रख देते हैं, दूसरी तरफ सब्जी को रखते हैं, तब तक करते जब तक कि दोनों बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। सेम कहानी उसकी है। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर लेते हैं, अपने ग्रेविटेशनल मास को मेजर कर लेते हैं। फटाफट इसे नोट करो। अब देखते हैं रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम। फटाफट इसे देख। तो बच्चों रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम अब हम देख रहे हैं, तो सबसे मिनिमम टाइम जो होता है बच्चों वो 10⁻⁻24 सेकेंड, यानी कि ये होता है लाइफ स्पैन ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। सबसे कम जो लाइफ होती है वो 10⁻⁻24 सेकेंड होती है, और सबसे बड़ी जो लाइफ होती है वो 10⁻17 सेकेंड होती है, जो बच्चों लाइफ ऑफ यूनिवर्स है। क्लियर है बात इतनी? और भी अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी भी लाइफ 10⁻9 सेकेंड होती है। क्लियर है बात? तो ये कह सकते हैं जो टाइम की रेंज है वो आपकी 10⁻24 से 10⁻17 है। एक बात और, अगर आप देखो सबसे बड़े और सबसे छोटे टाइम का अगर आप रेशियो निकालते हो तो बच्चों वो 10⁻41 आता है। अब याद करो डिस्टेंस में सबसे बड़ी रेंज थी 10⁻26 और सबसे छोटी थी 10⁻−15, यानी कि ये भी कितना आ गया 41। तो ये बच्चों एक आप सोच सकते हो कि एक मैजिक नंबर मिल गया, जो चाहे वो एक्सीडेंटली सोच लो, कैसे भी सोच लो, कि जो हमारे टाइम और जो हमारी डिस्टेंस है उन दोनों का रेंज का जो रेशियो आ रहा है बच्चों वो 10⁻41 दोनों केस में आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? फटाफट देखो इसको। अब हम देखते हैं किस तरह से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। तो बच्चों टाइम को अगर हम मेज़र करना देखें तो बहुत सारे तरीके हैं करने के। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एसी सोर्स होता है
उस एसी सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है बच्चों वो 50 हर्ट्स होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्स। तो जब हम एसी सोर्स किसी सिंक्रोनस मोटर को देते हैं तो वो क्या करती है? रोटेट करती है। तो हम उसकी हेल्प से भी एक टाइम स्केल को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर बात नहीं? हमने अगर हमने किसको दिया? एसी सोर्स को दिया जिससे सिंक्रोनस मोटर रोटेट करी, तो उसको भी हम एक टाइम स्केल की तरह क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? दूसरा होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। तो ये क्या होता है? तो बच्चों जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, जो ट्रांजिस्टर हो गए या वैक्यूम ट्यूब हो गई, वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। क्या देती हैं? ईएम वेव्स। तो इन ईएम वेव्स के स्मॉल ऑसिलेशन से भी हम एक टाइम स्केल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्लियर है बात इतनी कि यानी जो ट्रांजिस्टर हैं वो क्या दे रहे हैं? एक ऑसिलेट क्या नाम ईएम वेव्स दे रहे हैं, तो उनका छोटा सा पोर्शन भी हमें क्या है? टाइम स्केल की तरह देख पा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अच्छी बात है। तीसरा हमारा होता है सोलर क्लॉक। तो बच्चों अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड क्या हो रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं? एक क्लॉक यानी टाइम की तरह यूज कर पा रहे हैं, टाइम स्केल की तरह। लेकिन होता क्या है कि उसके डे टू डे या ईयर टू ईयर उसमें टाइम चेंज होता रहता है, इतनी अच्छी एक्यूरेसी होती नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चौथा बच्चों हमारा होता है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक आप एक बार पढ़ भी चुके हो कि सीजियम 133 का जो था कि उसमें क्या कर रहे थे? एक उसका हाइपरफाइन लेवल हो गया था, उस हाइपरफाइन लेवल के बीच में उसके ऑसिलेशंस हो रहे थे। तो उसको भी हम बच्चों क्या कर रहे हैं? टाइम स्केल की तरह यूज कर रहे थे। और जो सबसे एक्यूरेट है वो यही है, NIST F1 एटॉमिक क्लॉक सबसे एक्यूरेट क्लॉक होती है। क्लियर है इतनी बात? अगला होता है हमारे पास रेडियो एक्टिव डेटिंग। इससे बच्चों हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी लकड़ियाँ या कोई चीज़ पुरानी चीज़ होती है उसकी हम टाइम को मेज़र करते हैं। ये एक लॉन्ग टाइम यानी कि लगभग समझ लो कि जो हमारे पास सबसे बड़ा टाइम है 10 की पावर 17 सेकेंड, वो इससे ही करते हैं। इससे हम करते क्या है बच्चों? जो हमारे डीके हो चुके हैं या जो डीके होने हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं? टाइम को मेजर करते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आता है हमारे पास डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। इसकी हेल्प से ये जो होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट टाइम को देने का काम करते हैं। क्लियर है बात? तो डीके जो है वो भी क्या कर रहे हैं? एक टाइम स्केल की तरह यूज कर सकते हैं। तो यानी कि टाइम का मेजरमेंट हम कई तरीके से कर पा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, या सोलर क्लॉक हो गई, एटॉमिक क्लॉक हो गई, रेडियो एक्टिव डेटिंग हो गई, या फिर डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ये सारे के सारे हमारे क्या कर सकते हैं? टाइम स्केल डिसाइड कर रहे हैं। आप इससे टाइम को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसे नोट करें, फिर देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज इतना, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज इतना, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। चलो भाई देखो, मैंने आपको जब एस्ट्रोनॉमिकल साइज बताया था तो कुछ ऐसा डायग्राम बना था, ये थीटा, ये आर और ये डी। तो हमारे पास आया था एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो उससे आया था डी इज इक्वल टू आर थीटा। आर जो हमें दी हुई है बच्चों वो है 1.496 इंटू 10 की पावर 11। जो थीटा है बच्चों वो आपको सेकंड में दिया हुआ है। तो अगर मैं उसे 60 से डिवाइड करूंगा तो ये मिनट में हो जाएगा, फिर 60 से डिवाइड करूंगा तो ये डिग्री में हो जाएगा, और पाई अपॉन 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बच्चों पूरा रेडियन में आ जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1.45 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर आता है। क्लियर है बात? इतनी सिंपल क्वेश्चन था। अब कह रहा है रॉक अंडर वाटर इज इतना डीप, फाइंड द टाइम इन विच कैन अल्ट्रासोनिक सिग्नल रिटर्न्स आफ्टर द रिफ्लेक्शंस। ठीक है भाई, आपको फॉर्मूला लिखाया गया था 2x इज इक्वल टू v इंटू टी। तो हमसे पूछा है टाइम, तो ये आ जाएगा 2x ओवर v, 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है? 1595 और ये है 1450। इसे आप सिंप्लीफाई करना तो बच्चों ये
2.2 सेकेंड आता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी उसी का पार्ट है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करें। तो बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन इज एल्टीट्यूड इतना। तो मैंने आपको ये भी कराया है कि जब दो एंगल मैंने लिए थे, एक θ1 था और दूसरा θ2 था, और ये डिस्टेंस हमें पता थी x, और हमसे ये डिस्टेंस पूछी थी, हाँ या ना। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था अभी, h = x अपॉन कोट θ1 माइनस कोट θ2। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी है 50, कोट θ1 कोट 30 माइनस कोट 60। क्लियर। कोट 30 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो 50 अपॉन 2 √3। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 25 √3। ये हमारी हाइट निकले। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों हमने इस क्लास के अंदर टाइम, लेंथ एंड मास को मेज़र किया, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।